जी मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अब आ जाइए टॉपिक पर। ठीक, चलिए। अब जो विकास की अवस्था आई है, जो उसमें सबसे पहली आपकी अवस्था होती है जिसको कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज, यानी प्रसव पूर्व अवस्था। प्री नेटल स्टेज होती है आपकी जब बच्चा मां के पेट में होता है। ठीक है, जो जब बच्चा होता है वो मां के पेट में होता है, उसको कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज। ये होता है आपका जब बच्चा मां के पेट में कितने दिन तक रहता है, या तो 9 महीने रहता है, या फिर कभी कभी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है 280 दिन रहता है। तो जब बच्चा मां के पेट में होता है उसको कहा जाता है प्री नेटल स्टेज। आपको ध्यान हो, मैंने कल भी क्लास में बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है, जो बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो मां के गर्भ से शुरू हो जाता है। यानी जब बच्चा मां के पेट में होता है तब से विकास शुरू हो जाता है और आपका मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ठीक है, यानी विकास जो होता है एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा निरंतर रूप से चलने वाला प्रोसेस होता है, जो मां के पेट से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो पहली जो आपकी स्टेज होती है विकास की, जहां पर बच्चे का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो आपका प्रीनेटल स्टेज के अंदर है। आप लोग देख सकते हो, चाहे हम लोग हो, आप लोग हो, सभी लोग हो, तो 9 महीने में कितनी जल्दी हम लोग ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रीनेटल स्टेज होगी जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आपकी शैशवावस्था, जिसको कि इन्फेंसी स्टेज के नाम से जाना जाता है, जो होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की। अब देखिए, इससे पहले जितने टीचिंग के एग्जाम पूछे जाते थे, कहीं कहीं पर शैशवावस्था को जन्म से लेकर 5 साल तक किया गया, कहीं पर जन्म से 2 साल किया गया। जैसे आप लोग स्टेट बोर्ड की किताब देखोगे, जैसे मध्य प्रदेश की मैंने देखी थी, ऑफिशियली जो किताब होती है वहां पर जन्म से 5 साल है। लेकिन जो पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो सीबीएसई है वो एनसीईआरटी बुक को सबसे ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है, ये वो कहने वाली बात नहीं है। तो जो मैंने टाइम पीरियड लिया हुआ है, जैसे जो आपका जन्म से लेकर 2 साल तक है, जिसमें जो आपकी शैशवावस्था होती है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसी पैटर्न पर आपको याद करना है। सबसे ज्यादा अब आपके एग्जाम में भी यही देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहां पर बच्चा है जन्म से लेकर 2 साल तक का, यानी बच्चा लगभग 2 साल तक का है। ये आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हो, ये मेरी भांजी है जिसका नाम है किट्टो। ठीक है, मतलब प्यार से हम इसको किट्टो कहते हैं, वैसे इसका नाम जानवी है। ये लगभग 2 साल की है। अब जो 2 साल का बच्चा होता है, अब देखिए वो क्या क्या क्रियाएं करता है या क्या क्या अवस्थाओं से गुजरता है। 2 साल तक का जो बच्चा होता है शैशवावस्था के अंदर, उसमें बच्चा जो रहता है पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। आप लोग देखते होंगे, अगर उसको कोई और दूसरा भी लेता है ना, तो उसके पास नहीं जाता गोदी के अंदर, रोना शुरू कर देता है। और उसके जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके जो व्यवहार होते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है बच्चे का, वो उसका मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जब मैं आपको मोटिवेशन वाला चैप्टर कराऊंगा, जो उसमें विलियम मैकडोगल थे, उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, और उनसे जुड़े हुए इमोशन और स्विंग बताए थे। वो आगे चैप्टर आने वाला है जब आपको बता दूंगा। फिलहाल आप लोग ये समझिए, जैसे बच्चे का जो भी व्यवहार होगा वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। वो कैसे होगा? मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, 2 साल तक के बच्चों को भूख लगी, तो जब बच्चों को भूख लगती है तो कैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है? बच्चा रोना शुरू कर देता है। कैसा व्यवहार करना शुरू करेगा? रोना शुरू कर देगा। अगर बच्चा आनंद में है, जैसे यहां पर किट्टो आनंद में है, ठीक है, अगर बच्चा आनंद में है तो वो हंसना शुरू कर देगा। कैसा? हंसना शुरू कर देगा। यहां पर इसकी मम्मी यानी मेरी सिस्टर इसको हंसी दिला रही थी, ठीक है, खेल रही थी इसके साथ, तो ये हंसना शुरू कर दिया। तो यहां पर जो बच्चे के जो व्यवहार होते हैं, सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है, वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। कैसी पर? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। भूख लगेगा तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है, और आनंद में रहेगा तो हंसना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये बात आपकी क्लियर हुई। आगे देखते हैं। इसी अवस्था में जब बच्चा लगभग 2 साल का होता है, उसमें बच्चे का सबसे ज्यादा फिजिकली डेवलपमेंट और उसका मेंटली डेवलपमेंट हो चुका होता है, जो बच्चे का 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है। और साथ के साथ जो बच्चे की सीखने की जो स्पीड होती है, अधिगम की जो आपकी स्पीड होती है, वो भी सबसे तेज देखने को मिलती है। ठीक है, अधिगम की सबसे तीव्रतम अवस्था इसको कहा जाता है, जो आपकी शैशवावस्था होती है, यानी आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है। यहां आपका पॉइंट क्लियर हुआ। उसके अलावा अगला पॉइंट है, इस अवस्था में नैतिकता यानी मोरलिटी नहीं पाई जाती। अब 2 साल का बच्चा है, आपके घर में भी 2 साल का बच्चा होगा, आपके ऊपर थप्पड़ मार देगा, आपको नाखूनों से छील देगा। ठीक है, 1-2 नाखून मेरे भी लगे हुए, इन्होंने मारे हुए मुझे। ठीक, तो इनको नहीं पता ना कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपने देखा होगा एक जगह हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो वो कहीं ट्रेन वगैरह से जा रहे थे, आई थिंक मेट्रो से जा रहे थे, तो छोटा बच्चा था, लगभग 2 साल तक का ही बच्चा था, तो नरेंद्र मोदी ने उनको लेने की कोशिश करी, उनको खिलाने की कोशिश करी, तो बच्चे ने क्या काम कर दिया? अपनी मम्मी के पास चला गया वापिस। ठीक है, उसको मतलब नहीं है चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, उसको मतलब नहीं किसी से भी। ठीक है, चाहे तो वो उल्टा भी मार सकता था, चाहे कोई भी आ जाए उसको उल्टा मार देगा, उसको सुना देगा, नोच डालेगा उसको।
तो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर आपको बिल्कुल भी इतनी मोरलिटी नहीं पाई जाती। कुछ बच्चे को डांटते हैं कि नहीं इस तरीके से करो उस तरीके से करो, ऐसा मत क्या करो कभी भी, ठीक है। तो जो नैतिकता का अभाव पाया जाता है वो आपका शैशवावस्था के अंदर पाया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप ही उसके अंदर नैतिकता आ जाती है, ठीक। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। ये लोग बहुत मारते हैं हमें जब हमारे घर पर आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, ये देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी पॉइंट आज की वीडियो के अंदर है वो सभी किसी ना किसी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो किसी भी पॉइंट को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका प्राथमिक सामाजिकरण, यानी जो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है उसकी प्रक्रिया भी इसी अवस्था के अंदर होती है। सोशलाइजेशन क्या होता है? जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो देखिए जब बच्चा चीजें सीखता है तो बच्चा सबसे पहले चीजें कहां से सीखता है? सबसे पहले जो बच्चा चीजें सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, यानी कि अपनी फैमिली से सीखता है। आप और हम लोग हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहले चीजें किससे सीखेगा? वो अपनी फैमिली से सीखेगा। चाहे मातृभाषा के कुछ वर्ड सीखेगा, व्यवहार करना सीखेगा, या काम करने का तरीका जो देखेगा, तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है। और सामाजिकरण की जो आपकी फर्स्ट एजेंसी है, पहली एजेंसी, वो आपका परिवार होता है जिसमें बच्चा सबसे पहले सीखता है, ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज जो होती है जिसमें बच्चा 2 साल तक का होता है, उसमें जो आपका प्राथमिक सामाजिकरण का जो प्रोसेस है वो आपका इसी अवस्था के अंदर होता है। ये आपकी इन्फेंसी स्टेज थी, ये आपकी कंप्लीट होगी। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम में इधर उधर से पूछे गए वो सब इस वीडियो के अंदर आ गए हैं। आगे देखते हैं, अगली स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। अगली स्टेज के आ गए, ये मेरा भांजा आ गया, तो भांजी गई, अब आ गया भांजा, ठीक है। तो ये स्टेज होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। कौन सी होती है आपकी? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बच्चा होता है जब 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है। ये मेरा भांजा है, ठीक है। हम इसको प्यार से कहते हैं तेजी भाई, वरना इसका नाम है आपका तेजस खारी, ठीक है। तो इसमें बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। ये इसकी लगभग उम्र 3 साल तक की है। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा बहुत पाई जाती है। बच्चा हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में पूछता है कि मम्मा ये चीज क्या है, मम्मा आप ये लेकर आए हो तो ये कपड़े किस चीज के हैं, मम्मा हम स्कूल में जा रहे हो तो किस तरीके से जाएंगे, ठीक है, मम्मा ये घर पर आ गए तो कौन आ गए, पापा ये आ गए तो ये किस तरीके से। इतने सारे क्वेश्चन बच्चे के पास होते हैं और पेरेंट्स उनका जवाब दे दे के थक भी जाते हैं, ठीक है, कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन का भंडार होता है, ठीक है, यानी जो क्यूरियोसिटी पाई जाती है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर पाई जाती है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। आप लोगों ने भी खूब पूछे होंगे, हम लोग भी पूछते थे, ठीक। उसके अलावा इसी अवस्था को टॉय एज यानी कि आपका खिलौने की अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चा जो होता है खिलौने से खेलता है। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो खिलौने से ना खिलाओ? आई थिंक सभी खिलौने से खेले होंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी खिलौने से खिलाओ। तो जो बच्चा सबसे ज्यादा खिलौनों से खेलता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर खेलता है, जब बच्चा आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टॉय एज भी इसको कहा जाता है, यानी कि खिलौने की अवस्था किसको कहा जाता है। यहां तक आपका क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। और पॉइंट देखते हैं आपके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए ये पॉइंट आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और सीटेट में काफी बार पूछा जा चुका है कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है? भाषा अर्जन, जब बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख जाता है बिना किसी प्रैक्टिस के। जैसे जो हमारी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, क्या मातृभाषा सीखने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हमें किसी बुक की जरूरत पड़ी, ग्रामर के रूल की जरूरत पड़ी, या किसी आदमी की टीचर की जरूरत पड़ी? नहीं। मदर टंग क्या होती थी? हमने अपनी फैमिली के अंदर अपनी फैमिली का इमिटेशन किया, यानी कि अनुकरण किया। जैसे वो भाषा बोलते थे उसको हमने कॉपी करा। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। तो उस भाषा का हमने अनुकरण करा, कॉपी करा और हम उस भाषा को फिर सीख गए, ठीक। तो इसलिए जो छोटे बच्चे का जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन का टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है, तो उसके लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है। जैसी भाषा आप बच्चों के सामने बोलोगे वो उसी को एक्वायर कर लेगा और उसी को बोलना शुरू कर देगा। अच्छी भाषा बोलोगे बच्चा अच्छी भाषा बोलेगा, गलत भाषा बोलोगे, गंदी भाषा बोलोगे, बच्चा उसी को एक्वायर कर लेगा और उसी भाषा को फिर पलट कर आपसे बोलेगा। फिर बच्चों की पिटाई करते हैं, नहीं ये ऐसी भाषा कैसे बोल रहा है, ठीक है। जब खुद ही अच्छी भाषा नहीं बोलोगे तो बच्चा कैसे बोलेगा अच्छी भाषा। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन के लिए, भाषा सीखने के लिए सबसे जो सेंसिटिव टाइम पीरियड माना गया है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड को माना गया है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है, ठीक। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि इस अवस्था में बच्चा जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं, जो इमेजिनरी गेम्स होते हैं, उनमें आपका एक्टिव रूप से भाग लेना शुरू कर देता है। वो कैसे? अब देखिए आपको बताता हूं। पहले बता रहा हूं, यहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप मत कर देना कुछ भी। कभी कभी जितना आपको पढ़ाता हूं वो मेरे ऊपर ही डाल देते हो, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कोई लड़की है, उसके पास गुड़िया है, तो उस गुड़िया को क्या बना देती है? रानी बना देती है, ठीक। अब ये मत कह देना सर गुड़िया से लड़के भी खेल सकते हैं। बिल्कुल भाई, सब खेल सकते हैं, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक। और जो गुड्डा होता है
उसको लड़का क्या बना देता है, राजा बना देता है। और ये जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं, फिर इनमें एक्टिव रूप से भाग लेते हैं कि देख मैं राजा बन गया, तू रानी बन गई, ठीक है। अब इस तरीके से अपनी जो किंगडम होती है, जो राज्य होता है, उसको चलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी कल्पनाशीलता वाले ऐसे इमेजिनरी गेम्स होते हैं, उसमें बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेना शुरू कर देता है आपका पूर्व आपकी बाल्यावस्था के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, अगला कौन सा आपका दिया हुआ है। अब आ गई आपकी मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि आपकी मध्य बाल्यावस्था। यहां तो आपकी क्लियर हो गई ना सभी। अब बात करते हैं आपके मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, मध्य बाल्यावस्था के अंदर। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर तो लिखा हुआ है टाइम पीरियड 7 साल से लेके 11 साल तक का, लेकिन सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था और उसमें जो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन के अंदर दे दिया था 6 साल से लेके 11 साल तक का। अब आप लोग दोनों को ही सही मान सकते हो, ठीक है। तो 6 साल से 11 साल सही मान सकते हो, और एनसीईआरटी में 7 साल से लेके 11 साल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग सही मान सकते हो। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। आगे देखते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसको आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की एज इसको इसलिए कहा जाता है, देखिए यहां पर बच्चा 6 साल का है, तो 6 साल का बच्चा क्या होता है, स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, पहली क्लास में बच्चे का एडमिशन हो जाता है, इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की एज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या होता है आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर। इसमें क्या होता है, इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कैसी अवस्था, डर्टी स्टेज कहा जाता है। अब देखिए गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे, तो जब खाना खाते थे तो कुछ खाना हमारे ऊपर भी डल जाता था, ठीक है, इस तरीके से खाते थे, कपड़े गंदे हो गए। जैसे स्कूल से वापस आ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, अगर कहीं गड्ढा दिख गया, थोड़ा सा भी उसके अंदर पानी दिख गया, तो उसमें जाके छलांग लगा दी और अपने सारे कपड़े जूते बेकार कर लिए। एक ऐड आता था ना, वो सर्फ एक्सल का था, किसका था, वो 10 रुपए में वो सफा कर देता था कपड़े, तो बच्चा पूरा कीचड़ में, पूरा गंदगी में होके आता है, उसकी दादी कहती है ले 10 रुपए ले जा और सर्फ एक्सल लेकर आ जा, दाग अच्छे है, इस तरीके से कुछ आता है, ठीक है। तो बच्चे को इस अवस्था के अंदर गंदगी अच्छी लगती है, ठीक है, जहां पर भी वो देखेगा कुछ भी, वही जाकर कूदना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। आप लोगों ने खूब ये काम किया होगा, ठीक है, कीचड़ विचड़ में या धूल मिट्टी में खूब आप लोग खेले होंगे, ठीक। अगला इसको स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। सबसे ज्यादा स्फूर्ति इसी अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और बच्चा इसके अंदर आपका स्मार्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसको दाढ़ी मूंछ आई रहती है, तो एक बार अगर उसके देखने के प्रोस्पेक्टिव से बात मैं करूं तो बच्चा स्मार्ट भी आपको देखने को मिलता है, और स्फूर्ति तो होती है। इसको खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए इससे पहले जो आपकी प्री चाइल्डहुड स्टेज थी, पूर्व बाल्यावस्था थी, तो वो थी आपकी खिलौने की अवस्था, जिसमें बच्चा अपना खिलौने से खेलता है सबसे ज्यादा। और ये है आपकी खेलों की अवस्था। इसमें खिलौने से नहीं, खिलौने के साथ साथ जो बाकी के गेम्स होते हैं, जैसे कोई खो खो खेलता था, कोई छुपम छुपाई पकड़म पकड़ाई खेलता था, तो इस तरीके से खेल खेले ना आप लोगों ने, तो सबसे ज्यादा जो खेल बच्चा खेलता है वो आपका किस में खेलता है, आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर बच्चा खेलता है, ठीक। ये चीज आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अच्छा एक दो खेल का नाम तो बता दो, बचपन में कौन कौन से खेल आप लोगों ने खेले थे। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। हमारी क्लास के अंदर जैसे कुछ लड़कियां थी, तो मोर का पंख आता है ना, तो मोर का पंख किताब के अंदर रखती थी कि, और बहुत सारे रख रखे थे ऐसे, तो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों काम करते हो, तो कहने लगी कि इससे हमारी बुद्धि जो है ना बहुत तेज होती है। तो पता नहीं, एक तो शायद फेल हुई थी ठीक है, तो अब पता नहीं उनकी बुद्धि कितनी तेज हुई है या कितनी तेज नहीं हुई है, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन उनको इंटरेस्ट था स्टोरेज करने का चीजों को। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो WWE के पोस्टर आते हैं ना, ब्रोक लेसनर, अंडरटेकर, तो उनके कार्ड आते थे, मैं उन कार्ड को इकट्ठा करता था। या जैसे फिल्मी स्टार के जो कार्ड आते हैं, कुछ लोग कंचे इकट्ठे करते थे, ठीक है। तो जो इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, स्टोरेज की जो प्रवृत्ति है, ये आपका इसी अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। बताओ आप लोगों ने क्या क्या चीज स्टेज अवस्था है, इसी अवस्था के अंदर क्या क्या स्टोरेज करा था। देखो ध्यान से समझिए, सीडीपी सबसे आसान सब्जेक्ट है, पूरे 30 में से 30 नंबर इसके अंदर बच्चे लाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो पूरे 30 में से 30 लाए। कभी भी चीजों को रटना मत, बस चीजों को समझ जाना, ठीक है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा जो आपका सीडी पे रहता है, और जिस वे में मैं आपको पढ़ाता हूं उससे आप कभी नहीं भूलोगे और पहली बार में समझ में आ जाएगा, बस आप लोग समझते जाइए, ठीक है। उसके अलावा आगे कहा जाता है इसको टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड होती है, हमारे दोस्त यार बन जाते हैं, जैसे हम स्कूल के अंदर गए हमें दोस्त यार मिल गए, चल भाई उन्हीं के साथ रहना फिरना हमारा रहता है। स्कूल के बाद आए, चल यार पार्क के अंदर चल रहे, चलो भाई घूमने चलते हैं। तो इसमें बच्चे के पास पूरा का पूरा गैंग रहता है, ठीक है, टोली रहता है। तो टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, गैंग की अवस्था भी इसको कहा जाता है, ठीक। अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में देखो, कौन कौन आपके स्कूल के दोस्त थे, तो आपको ध्यान आ जाएगा।
अगला दिया हुआ है आपका कि इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा गया है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर मैं आपको एक चांस दूं कि आप लोग अपने पास्ट में चले जाओ, तो आप लोग कौन सी जीवन जीना पसंद करोगे? तो मैक्सिमम का ये आंसर आएगा कि सर हम तो स्कूल वाली लाइफ सबसे बढ़िया लाइफ थी, ना कुछ कैरियर की टेंशन थी, ना कुछ जिम्मेदारियां थी, बस अपना स्कूल जाओ, खेलो कूदो, बस, ना कुछ सर पर प्रेशर था। ठीक है, तो सबसे यूनिक पीरियड इसको कहा गया है। ठीक है जी, मैं कोइंस करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, हम बचपन याद तो आएगा ये आपका जब आप लोग पढ़ोगे। अगला है, इसमें बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चा इसमें स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आप लोग बच्चों से कुछ भी पूछोगे कि जैसे मान लीजिए कि भाई आपको ये सब्जेक्ट तैयार करना है या आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, तो कैसे पढ़ोगे? तो बता देगा कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, मैडम ने डायरी बताई हुई है, इसको लिखना है, किताब के अंदर से टॉपिक देखने, तो इस तरीके से मैं कर जाऊंगा। तो बच्चा चिंतन स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो यहां तक ये कंप्लीट हो गई। अब बच्ची आपकी लास्ट स्टेज जो होती है आपकी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो इसको देख सकते हो, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी फोटो मैंने लगाई हुई है। ठीक है, इस ये होती है आपकी 11 साल से लेके 18 साल तक की, कहीं कहीं पर आपका 12 साल से 18 साल भी दिया हुआ है। इस अवस्था की फोटो मैंने आप जानकर, इसने बहुत सारी फोटो मेरे पास भेजी थी, लेकिन मैंने आप जानकर ये वाली लगाई है। पता है इसका रीजन क्या है? इसकी टाई देखो, इसकी टाई देख रहे हो, ये कहीं स्कूल में घूमने गए थे अपने, तो टाई कहां पर बांध रखी है। ठीक है, टाई बांधने का तरीका देखो, तो इसी से आपको इस पूरी अवस्था के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये यही बैठा हुआ है, अभी देख ही रहा है इसको। ठीक, तो ये होती है आपकी किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस, जब बच्चा 11 साल से लेके 18 साल तक का होता था। ठीक है, हाँ भाई, कबड्डी कबड्डी खेली थी। आज आप लोग सब अपने स्कूल टाइम में चले जाओगे आज की वीडियो को देखने के बाद। ठीक है जी, नोट्स के अलावा नहीं पढ़ना और कुछ भी आपको। ठीक है, नोट्स के अलावा XYZ कुछ नहीं पढ़नी, ना किताब ना कुछ और, बस नोट्स पढ़ने हैं। ठीक, और जो क्लास दे रहा है वो करना। अब देखिए, अब बात करते हैं एडोलसेंस के बारे में। इसके अंदर देखिए क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसमें अक्सर परिवार की तुलना में जो अपने दोस्त यारे होते हैं, लोंडे लफाड़े रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनकी राय बच्चा सबसे ज्यादा लेता है। ये पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में जो भी आपका ऑनलाइन हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, इसमें बच्चा पता है क्या काम करता है? उसको कोई भी चीज लेनी होगी, मान लीजिए उसको साइकिल लेनी है, या 18 साल तक का बच्चा आज की डेट में मोबाइल फोन ले लेता है, तो अपने पेरेंट्स की सलाह नहीं लेगा कभी भी, अपने दोस्त यार की लेगा। उसके दोस्त यार कहेंगे भाई वो वाला फोन लियो, उसके अंदर ये वाले फीचर है। ठीक है भाई, वो वाला लियो, उसमें कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स कहेंगे भाई दूसरा ले ले, ये अपने बजट में भी आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। अपने पेरेंट्स से ज्यादा यकीन पता है किस पर करता है बच्चा? अपने दोस्तों पर सबसे ज्यादा यकीन करता है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, तो आपका किशोरावस्था के अंदर ये वाला आपका काम होता है। उसके अलावा एक और पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जो उसका गैंग होता है, अब इससे पहले की जो अवस्था थी, जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड थी, उसमें बच्चा गैंग का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो टोली की अवस्था उसको कहा जाता है। लेकिन गैंग का एक्टिव रूप से जो सदस्य बनता है, ठीक है, गैंग का जो एक्टिव रूप से सदस्य बनता है वो आपका एडोलसेंस के अंदर बन जाता है। जहां भी उसके दोस्त यार जाएंगे, घूमने जाएंगे उनके साथ जाएगा, स्कूल जाएंगे उनके साथ जाएगा। ठीक है, कुछ भी करेंगे अपने दोस्तों यारों का एक्टिव रूप से सदस्य बनेगा। अगर मान लीजिए कोई ये कहता है ना, नहीं भाई आज मैं नहीं जाऊंगा, तो पता क्या कहेंगे? यार तू तो बेकार है, निकलता भी नहीं है, घर से भी बाहर निकलता है, तो उसको जबरदस्ती कह के अपने गैंग के अंदर शामिल कर लेंगे। तो जो बच्चा एक्टिव सदस्य बन जाता है वो आपका किशोरावस्था के अंदर आपका बन जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, पेपर आपके सीटेट में आया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है। ये क्या गया? अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। देखिए, जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड थी उसको जीवन का सबसे यूनिक पीरियड कहा जाता है, अनोखा काल कहा जाता है, लेकिन इसको जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। इसमें शरीर से संबंधित जो चेंज होते हैं इसमें सबसे ज्यादा आते हैं, जो उसके मानसिक विकास से संबंधित चेंज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसके अंदर बच्चों को अपने कैरियर से संबंधित कि उसको किस कैरियर का चुनाव करना है, उसका डिसीजन इसके अंदर लेना होता है। ठीक है, तो सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। और यही एक अवस्था है जिसमें मतलब आंधी तूफान इसको कहा जाता है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। तो जितने भी उलझने, आंधी तूफान जो भी कुछ आ जाती है वो इसी अवस्था के अंदर देखने को मिलती है, जो आपकी किशोर अवस्था आपकी होती है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? ये कहा था आपका किलपैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था? आपका किलपैट्रिक ने कहा था। ठीक, और उसके अलावा आंधी तूफान की अवस्था ये कहा था आपका स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक, ये कहा था आपका स्टैनले हॉल ने कहा था। आगे बढ़ते इस अवस्था के बारे में और पॉइंट, इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। विषमलिंगी आकर्षक मतलब जो मेल होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे पहले जो रीट का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आया था कि बच्चे के अंदर जो हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाते हैं,
बच्चे के अंदर जो हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, वो किस अवस्था के अंदर होता है? तो वो होता है आपका किशोर अवस्था के अंदर होता है। जैसे हार्मोन में चेंज हो जाते हैं तो आपको विषमलिंगी भी आकर्षक देखने को मिलता है, आपका किशोर अवस्था के अंदर आपका देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट और क्या दिया हुआ है, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, सुनहरी अवस्था भी इसलिए कहा जाता है इसको इसको इसलिए अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए, उसमें बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चों से आप लोग पूछोगे कि भाई आपको आगे जाके क्या कैरियर बनाना है, क्या आपको बनना है, तो बच्चा अमूर्त चिंतन के द्वारा बता देगा कि मुझे ये चीज करनी है, इस फील्ड में आगे जाना है और इस तरीके से मैं काम करूंगा। तो बच्चे के अंदर जो थिंकिंग यानी चिंतन देखने को मिलेगा, वो अमूर्त चिंतन देखने को मिलेगा यहाँ पे। इससे पहले जो मिडिल था उसके अंदर बच्चा सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट आ जाती है। यहां तक समझ गए। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है इसी के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर नजर डालिए कि इसी अवस्था में आपको वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भी भावना देखने को मिलती है। हीरो वर्शिप की भावना मतलब जब मेल या फीमेल कोई भी हो, किसी को अपना आदर्श मानकर उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़के होते हैं हनुमान जी को मान लेते हैं, कोई लड़के होते हैं मान लीजिए भगत सिंह को मान लेते हैं। ठीक है, लड़कियां होती है, लड़कियां बताओ किसको मानती है? कोई कैटरीना को मान लेती है। ठीक है, कोई कैटरीना को मान लेती है, कोई कोई मुझे भी कहता है कि सर मैं आपको आदर्श मानता हूं, बहुत सारे डीपी पर अपनी फोटो भी लगा कर रखते हैं। तो ये आपका जैसे इस तरीके से देखने को मिलता है ना, ये हीरो वर्शिप की जो भावना वो ज्यादातर आपकी किशोरावस्था के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक, आप कोई ना कोई किसी को फॉलो जरूर करते होंगे। जैसे उस टाइम पर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा जो फॉलो किया जाता था तेरे नाम के हेयर स्टाइल को, सलमान खान का जो तेरे नाम का हेयर स्टाइल था बीच की मांग वाला, ठीक है, उनको फॉलो किया जाता था। तो ये होती है आपकी हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की जो भावना देखने को मिलती है, आपकी किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो विकास की जो अवस्था आई थी, सारी अवस्थाएं मैंने बता दी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब आपके क्लियर हो गए, तो आपका पूरा आपका विकास का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये जो अवस्थाएं मैंने आपको बताई है, ज्यादातर क्वेश्चन सीटेट में तो आपका यही से आएगा, आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम होगा तो क्वेश्चन भी आपको यही से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर मुझे नहीं लगता किसी टीचिंग एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, और अपने दोस्त यार को शेयर कर दिया करो, और बता दिया करो कि सीटेट के लिए आपको सिर्फ सचिन सर की आपको क्लास फॉलो करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं अकेला काफी हूं सीटेट के एग्जाम को आपका अच्छे नंबर से पास कराने के लिए, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक, और जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक जी, आप लोग सीधा गूगल में जाके sachinacademy.com लिखना, उसके बाद मेरी वेबसाइट आ जाएगी। जो भी आपका पेपर है तो आप लोग यहां से अपना पेपर ले लेना। आपके सभी सब्जेक्ट मिलते हैं इसके अंदर। पेपर 1 का अलग आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आपको पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। पेपर 2 के अंदर आपका पेपर 1 पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, चाहे आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत भी लैंग्वेज क्यों ना हो। और एक तीसरा फोल्डर बना है जिसमें आपके सारे पेपर विद मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सभी चीज आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और जितनी चीजें लिखी हुई दिख रही है ना, ये सभी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। एक मैं कंपैरिजन भी करके बता दूंगा कि कोई भी बुक होती है, नोट्स होते हैं, उससे ज्यादा कितने मतलब ये आपको इफेक्ट करेंगे। 50% मैटर भी किसी किताब में नहीं मिल पाएगा, वो भी इस तरीके का। ये मैं आप क्लियर चैलेंज के साथ देता हूं। तो इसलिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको सीटेट के एग्जाम में। क्लास करिए अच्छे से, नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ जाइए, और अपना टारगेट 140 प्लस का लेकर चलिए। ठीक है, 140 प्लस का पास होने की तो अब आप लोग भूल जाइए। आप पूछे क्या क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, और उसके बाद फिर मैं आपका आंसर दूंगा, क्योंकि क्लास के बीच में मैं कभी इतना आंसर नहीं देता। और कल मिलता हूं ठीक 8 बजे किसी दूसरे चैप्टर या किसी दूसरी क्लास के साथ। कल मैं आपको मैथ्स कराऊंगा। कल मैं जो आपको मैथ्स की जो ज्योमेट्री होती है ना, उसके क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री से मान के चलिए कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो कंफर्म आने आपके एग्जाम के अंदर। तो कल मैथ्स की ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर। और पूछे क्या पूछना है आपको? सर आप इतना आत्मविश्वास से कैसे कर सकते हैं, यही से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कुछ चेंजिंग भी तो कर सकता है। देखिए, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहता हूं, 2011 से सीटेट का पेपर आ रहा है। मैंने भी कई बार सीटेट का एग्जाम पास करा हुआ है, मेरे स्टूडेंट ने भी लाखों होंगे जिन्होंने अभी तक सीटेट का एग्जाम पास करा है। तो सीटेट का जो पेपर होता है उसका पैटर्न एक जैसे ही रहता है, अभी तक जितनी बार भी आता था। पिछली बार पेपर ऑनलाइन हुआ, लेकिन मुझको पता था कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, सिर्फ लैंग्वेज पूछने का तरीका पूछेगा, मैटर आपका यही से बनेगा। और उनको भी ये कहता था जब से तैयारी करा रहा हो, तो तब उनको दूसरे बच्चों को भी कहता था। तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये कई सालों की मेहनत के बाद आता है।
जब कई सालों की मेहनत हो जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, जब मैं कह सकता हूं कि सीटेट के लिए आपको इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जो जो चीज मैं आपको कराता हूं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का सबसे मेन रीजन होता है जो इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, जो इतने लाखों बच्चे पास हुए, तो वो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है। ठीक है, जब आप लोग खुद किसी काम में लगोगे और कई सालों का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तो आप लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हो। देखिए सीटेट के एग्जाम को तो 7-7 दिन में बच्चे पास कर लेते हैं, मैं आपको सही बताऊं, और करा भी सकता हूं मैं, लेकिन मैं क्लियर कहता हूं 7 दिन में उनकी समझ विकसित नहीं होगी, बस पास हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं 7 दिन में सुपर टेट का एग्जाम पास कर लो, ठीक है, या केवीएस का एग्जाम पास कर लो, बिल्कुल भी नहीं होगा। 7 दिन में नहीं, कई महीनों में भी नहीं होगा। तो इनके लिए आपको लंबे टाइम की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, लेकिन सीटेट के एग्जाम के लिए टेंशन फ्री रहो। ठीक, और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका जी। कमेंट क्यों नहीं रुक रहे? एक सेकंड, आपके कमेंट ही नहीं रुक रहे। मैथ से बहुत डर लगता है, जिस वजह से कम नंबर आए थे और पास नहीं हो पाते। टेंशन मतलब मैथ्स का करा तो रहा हूं, कल 8 बजे आपकी ज्योमेट्री की क्लास में कराऊंगा, आपकी मैथ्स की क्लास होगी, सारे सब्जेक्ट आपके कराऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, सीटेट आपका बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। और पूछिए। सर संस्कृत का मॉक टेस्ट नहीं है, आप लोग ध्यान से साइट तो खोलो, सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, संस्कृत के भी हो चाहे आपकी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं। आप लोग जब उसको खोलोगे तभी तो सारे दिखेंगे। संस्कृत का पता नहीं कितने सारे मॉक टेस्ट डले हुए हैं, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, और बाकी सब्जेक्ट तो आपको मिलते ही है। सही से चलाना सीखो वेबसाइट को आप लोग। ठीक है जी, और पूछिए जी। संस्कृत में करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। अगर आपने जैसे मान लीजिए हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो संस्कृत आपकी अपने आप ही हो जानी है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको अपनी तरफ से कराऊंगा संस्कृत के लिए, तो उसके लिए टेंशन फ्री रहिए आप लोग। ठीक, और बाकी क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो मैंने आपको अपने नोट्स दे रखे हैं ना, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, और खासकर जो 2000 आपके 21-22 में पूछे गए थे, दिसंबर ऑनलाइन में पूछे गए थे, उनको कर लेना, वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं क्लास को यही स्टॉप कर देता हूं, कल मिलता हूं 8 बजे मैथ्स की क्लास के साथ। वैसे बेसिकली आज एक इंटरव्यू होना था, जिस बच्चे के 130 प्लस नंबर आए थे, ठीक है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आए, उसकी तबीयत खराब हो गई घर के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर भी तबीयत खराब हो गई, वरना आज उनका इंटरव्यू आना था। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना क्लास ले लेता हूं। ठीक, तो कल मिलता हूं 8 बजे मैथ्स की क्लास के साथ, ज्योमेट्री कराऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, मैथ्स का जो डर रहेगा आपका वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूं आपसे।